शैक्षिक उद्देश्य। आज हम शिक्षा से संबंधित उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। शैक्षिक उद्देश्य का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो बोवेल ने किया था। उद्देश्य शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, उत और दिशा। उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर, दिशा का अर्थ या दिश का अर्थ होता है दिशा देना, आगे बढ़ना या अग्रसर करना। तो ऊपर की ओर आगे बढ़ना या अग्रसर होना ही क्या है? उद्देश्य। उद्देश्य का संबंध शिक्षा से होता है, इसे शिक्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो उद्देश्यों के हम शिक्षण या टीचिंग द्वारा प्राप्त करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्य का उत्पादन मुदालियर आयोग को माना जाता है, यानी कि सर्वप्रथम इस थॉट को देने वाले कौन थे? मुदालियर आयोग। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। सर्वप्रथम शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण B.S. ब्लूम ने किया। शिक्षा के क्षेत्र में उद्देश्यों का प्रथम वर्गीकरण 1956 में शिकागो विश्वविद्यालय द्वारा किया गया और सबसे पहले जो शिक्षा के क्षेत्र में वर्गीकरण हुआ था वो ज्ञानात्मक उद्देश्य के रूप में हुआ था, जिसमें ब्लूम की एक पुस्तक या बुक थी, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन नामक पुस्तक थी इनकी। ब्लूम का वर्गीकरण सबसे फेमस है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसे 3H फैक्टर भी कहते हैं। फर्स्ट H हेड, सेकंड H हार्ट, थर्ड H हैंड। तो हेड, हार्ट और हैंड, इसके 3 पक्ष हैं। फर्स्ट ज्ञानात्मक पक्ष, सेकंड भावात्मक और थर्ड क्रियात्मक। अब ज्ञानात्मक पक्ष जो था वो B.S. ब्लूम से ज़्यादा रिलेटेड था। इसके जनक थे B.S. ब्लूम। समय था 1956। संपन्न मस्तिष्क के अंतर्गत होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसका उद्देश्य होता है मानसिक विकास करना, क्योंकि मस्तिष्क से संबंधित है। प्राप्ति शिक्षण अधिगम द्वारा, तो टीचिंग लर्निंग द्वारा हम ज्ञानात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। सेकंड भावात्मक उद्देश्य के जो जनक हैं वो ब्लूम, कर्थवाल और मेसिया हैं। इसका समय था 1964। इसका रिलेशन है हृदय से या हार्ट से। चरित्र निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। और किस तरह से हम चरित्र निर्माण करते हैं? कलात्मक शिक्षण द्वारा। थर्ड है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य के जनक सिम्पसन है। समय है 1969 और इसका रिलेशन है हाथ से या हैंड से। इसका उद्देश्य होता है कार्यकुशलता का विकास करना। और किस तरह से हम कार्यकुशलता का विकास करेंगे? तो तकनीकी शिक्षा या टेक्नोलॉजी द्वारा। अब ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों उद्देश्यों को भी उपवर्गों में 6 उपवर्गों में इनका वर्गीकरण किया गया है, जो इस प्रकार है। ज्ञानात्मक उद्देश्य, इसके 6 उपवर्ग हैं। फर्स्ट ज्ञान, सेकंड अवबोध, थर्ड अनुप्रयोग, फोर्थ विश्लेषण, फिफ्थ संश्लेषण और सिक्स मूल्यांकन। तो इसके स्टेप भी माने जाते हैं: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ये है ज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड। सेकंड है भावात्मक। भावात्मक में 6 उपवर्ग हैं। फर्स्ट आग्रहण या ग्रहण करना, तो किसी भी चीज़ को हम सबसे पहले देखेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, फिर उसमें रुचि जागृत करेंगे या कोई अनुक्रिया करेंगे। थर्ड है अवमूल्यन या अभिवृत्ति। तो अभिवृत्ति हमारे एटीट्यूड से रिलेटेड होता है। इसमें हम किसी चीज़ को देखकर हमारी क्या थिंकिंग बनती है वो आता है। फोर्थ है विचार करना, फिर हम उस पर विचार करेंगे। फिर व्यवस्थापन करेंगे, सिस्टमेटिक उसको जमाएंगे। फिर है चरित्र निर्माण करना, तो इस तरह से हमारे चरित्र का निर्माण होता है। ग्रहण, अनुक्रिया, अवमूल्यन, विचार करना, व्यवस्थापन या चरित्र निर्माण। अगला है क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष के 6 उपवर्ग हैं। फर्स्ट उद्दीपक, सेकंड क्रिया करना, थर्ड नियंत्रण, फिर समायोजन, सामान्यीकरण और आदत का निर्माण। तो किसी भी आदत का निर्माण कैसे होगा? सबसे पहले कोई स्टिमुलस आएगा या फिर कोई उद्दीपक आएगा, उसको देखकर हम क्रिया करेंगे और उस क्रिया करने के बाद उस क्रिया का नियंत्रण होगा, हम उस पर कंट्रोल करेंगे। फिर समायोजन या एडजस्ट करना, फिर सामान्यीकरण, जनरलाइज कर देंगे उस चीज़ को, और इस तरह से हम आदत का निर्माण या किसी कौशल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से ये तीनों पक्ष के 6 उपवर्ग हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है बालक का सर्वांगीण विकास करना।
इसलिए दैनिक पाठ योजना के अंतर्गत अध्यापक द्वारा सभी पक्षों से संबंधित उद्देश्यों को शामिल किया जाता है। तो जब भी हम कोई लेसन प्लान बनाते हैं या कोई शिक्षा से संबंधित कोई टॉपिक लेते हैं तो उसमें इन तीनों पक्षों को लेना इम्पोर्टेंट होता है। यानी कि बालक में सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन होगा। उसके बाद उसका चरित्र निर्माण होगा और उसमें अच्छे कौशलों का विकास होगा। सेकंड पॉइंट है ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्षों से संबंधित उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने वाली विधि रॉबर्ट मेगर विधि कहलाती है। यहाँ पर जहाँ हम ज्ञान और भाव वाले उद्देश्य ले रहे हैं तो उस विधि को रॉबर्ट मेगर विधि कहेंगे, जबकि क्रियात्मक पक्षों से संबंधित उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत करने वाली विधि कौन सी कहलाएगी? रॉबर्ट मिलर विधि। तो इसके अंतर्गत केवल क्रियात्मक उद्देश्य आएंगे। थर्ड पॉइंट, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप से सामान्य और विशिष्ट उद्देश्यों के रूप में प्रस्तुत करने वाली विधि है ग्रोन-लुंड विधि। तो इस तरह से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों के। रॉबर्ट मेगर तो ज्ञानात्मक और भावात्मक पक्ष से संबंधित है और क्रियात्मक पक्ष से मिलर विधि इम्पोर्टेंट है।